नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रेपुटेशन मीडिया। मैं हूं आपका दोस्त राकेश पवार। दोस्तों, रेपुटेशन मीडिया के प्रोग्राम खास शख्सियत में आपका स्वागत है। और आज के प्रोग्राम की खास शख्सियत हैं मोटिवेशनल स्पीकर अमर चौधरी। अमर चौधरी जी एक ऐसी शख्सियत हैं जो देश के कोने कोने में अपनी मोटिवेशन स्पीकिंग से देश के नए युवाओं को, नए कॉरपोरेट्स या बच्चों को अपने मोटिवेशन से वो जागरूक करने का कार्य करते हैं और देश और समाज के अंदर एक बहुत अच्छा संदेश भी आप देते हैं। तो ऐसी महान शख्सियत से आज हम आपकी बात कराएंगे। तो आइए बात करते हैं अमर चौधरी जी से। तो अमर चौधरी जी नमस्कार, कैसे हैं आप? बहुत बहुत नमस्कार सर, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं रेपुटेशन मीडिया का और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए जी, थैंक यू। बड़ी खुशी होती है जब हम आपका प्रोग्राम देखते हैं मोटिवेशन से रिलेटेड, और आप देश और समाज के अंदर एक प्रोफेशनल मोटिवेशनल स्पीकर होने के साथ साथ एक समाज के अंदर एक समाज को जगाने का जो कार्य करते हैं, ये एक अपने आप में बड़ा मैं ये मानता हूँ सर, मेरा ये मानना है कि ईश्वर ने जिसको भी इंसान बनाया है, मैं एक बात में बहुत यकीन रखता हूँ कि खुद से अनजान तो हो सकता है मगर लाचार हो नहीं सकता, और जिसे उसने बनाया हो वो बेकार हो नहीं सकता। नहीं बिल्कुल। तो मैं ये मानने के लिए तैयार ही नहीं हूँ किसी को मानव जीवन मिला हो और वो योग्य ना हो, लायक ना हो, वो खुद से अनजान तो हो सकता है। तो मैं तो सिर्फ उस व्यक्ति का परिचय उससे ही करवा देता हूँ, मैं इतना काम करता हूँ। ये बहुत अच्छा कार्य आप करते हैं। अच्छा अमर चौधरी जी, हम आपके जो पारिवारिक पृष्ठभूमि है उसको भी हम अपने दर्शकों को जो है बताना चाहेंगे, और आपसे के थ्रू आप उनको इन्फॉर्मेशन देंगे कि आप किस पारिवारिक पृष्ठभूमि से आते हैं। मैं आपको राकेश जी बताऊं, मेरा गांव है चिरोड़ी, लोनी के पास एक गांव पड़ता है चिरोड़ी। जी। मैं वहां का रहने वाला हूं। और मेरे पापा जी का नाम श्री महाराजा चौधरी। और अगर आप कहें कि मोटिवेशन का जो एक गुण कहिए या जो मोटिवेशन की एक अंदर, आप कहते हैं ना कई बार वो अंदर चीजें कुछ छुपी हुई होती हैं, तो मुझे कई बार ऐसा लगता है दो लोगों का मेरे जीवन पर सबसे ज्यादा प्रभाव रहा है, मेरे पापा जी और मेरे ताऊ जी के बेटे, जिन्हें मैं अपना आदर्श मानता हूँ। अगर मैं कहूँ मेरे लिए कोई आदर्श व्यक्तित्व है इस दुनिया में तो मेरे ताऊ जी के बेटे राजीव चौधरी जी मेरे रहे। क्या करते हैं वो, किस प्रोफेशन से? मैं मलाल, और मतलब हम दुर्भाग्यशाली इस मामले में इसलिए रहे कि 2011 में वो शहीद हो गए। लेकिन असिस्टेंट कमांडेंट थे वो सीआरपीएफ में। और मेरे लिए मेरे जीवन पर सबसे ज़्यादा प्रभाव उनका रहा, उनका गाइडेंस मुझे बहुत रहा, मेरे पापा जी का मुझे बहुत प्रभाव रहा। हम दो भाई हैं जी। चिरोड़ी मेरा गांव है, जैसा कि मैंने आपको बताया। और कई बार लोगों को ऐसा लगता है कि अगर हम गांव के रहने वाले हैं तो कहीं ना कहीं हम पिछड़ गए या हम पीछे रह गए। मेरा राकेश सर दूसरा कहना, मेरा दूसरा अनुभव है। जो शहर में रह रहा है वो मॉल जानता है, जो गांव में रह रहा है वो बुग्गी और मॉल दोनों जानता है। अब देखिए, हम तो एड ऑन चल रहे हैं, हम तो एक कदम हम आगे हैं। अगर हम अपनी ताकत पहचान जाएं तो आप यकीन जानिए हम उन चीज, देखिए शहर वाले का एक्सेस हो सकता है गांव में ना हो, पर गांव वाला तो दोनों जगह जाता होगा ना, तो वो शहर का भी एक्सेस है, तो हम क्रेडिट में हैं। और जो एडवर्सिटी कोशेंट या मैं कहूँ मुश्किल हालात से सामना करने का जो एक कहते हैं ना वो एक नैसर्गिक गुण वो गांव में आ जाता है, वो आप यकीन जानिए हमें कहीं से नहीं आ सकता। तो मेरे लिए बड़ा सौभाग्य रहा कि मैं चिरोड़ी गांव में हुआ, ये तो आप परिवार में मेरा जन्म हुआ। जी। आपकी एजुकेशन, जो प्रारंभिक शिक्षा और हायर एजुकेशन, वो कहाँ एमएमएच कॉलेज से, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी के एमएमएच कॉलेज से मैंने ग्रेजुएशन किया है। ओके। और उसके बाद मैं ग्रेजुएशन करने के बाद मैं जब एमए कर रहा था एक्चुअली जी, तो उसी दौरान मुझे इंदौर में एक अपॉर्चुनिटी मिली काम करने की। एक इंस्टीट्यूट पे एज स्पोकन इंग्लिश टीचर मैंने अपना करियर वहाँ पर शुरू किया। तो मैं एमए के दौरान ही, मतलब मैं बीच में एक ही साल मैंने पूरा किया था, मैं उसको छोड़ करके मैं इंदौर उस अपॉर्चुनिटी के लिए चला। अच्छा, आप एजुकेशन के जब आपका लास्ट टूर चल रहा था मास्टर्स में, तो आप वहाँ इंग्लिश की कोचिंग इंस्टीट्यूट? हाँ, मुझे वहाँ एक अपॉर्चुनिटी मिली, तो उस दौरान मैं वहाँ चला गया। ओके। तो टीचिंग आपने वहाँ कितने वक्त किया?
आप ये समझिए 2004 से मैंने अपना करियर शुरू किया और लगभग जो अगर मैं रेगुलर बात करूं तो मैं 2010-11 तक मैंने लगातार टीचिंग की है। हालांकि उसके बाद भी 2013-14 तक मैंने बीच बीच में कुछ थोड़ी टीचिंग की। 2015 के बाद आप यकीन जानिए 2015 के बाद मैं पूरी तरह से मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पर, मतलब आप एक इंग्लिश टीचर होने के साथ साथ आपकी जो प्रतिभा है वो मोटिवेशन की तरफ ज्यादा बढ़ने लगी, या आप इसको दो चीजें रही, आप इसको दो, मुझे खुद को नहीं मालूम था, मैं आपको सही बताऊं। बेसिकली जब आपको इंग्लिश पढ़ानी होती है, आप एक बात सोच के देखिए, इंग्लिश पर पढ़ने कौन आता है, स्पोकन इंग्लिश सीखने कौन आता है? जो बच्चा कॉलेज में है, या जो जॉब में जो जॉब करते हैं, या स्कूल 11-12 में बच्चे कोई व्यक्ति है, या कोई हाउसवाइफ है, या वो कोई प्रोफेशनल है, या वो कोई बिजनेसमैन है, यानी उसको 15, 20, 25, 30 सालों में उसे इंग्लिश नहीं आई। तो जिस व्यक्ति को 25-30 सालों में इंग्लिश नहीं आई, अब उसकी समस्या इंग्लिश नहीं है, उसकी समस्या वो डर है, वो घबराहट है, वो हेजिटेशन है, वो सोच है जो उसके मन में बैठ गई कि मैं तो इंग्लिश नहीं बोल पाऊंगा। अब वो बड़ी उम्मीदें लेकर एक स्पोकन इंग्लिश की क्लास में आता है। तो मुझे वहां ये समझ में आया था कि इसकी समस्या इंग्लिश नहीं है। कई बार हम गलती क्या करते हैं कि समस्या कहीं और होती है, हम सॉल्यूशन कहीं और ढूंढ रहे होते हैं। तो मुझे एज अ टीचर समझ में आया कि इन बच्चों की समस्या इंग्लिश तो है ही नहीं, इनके मन में जो सोच है, जो डर है, जो घबराहट है, इनकी समस्या नजरिया है। तो मैं अपनी क्लास ना शुरू में ही 4-5 मिनट के लिए मोटिवेशनल थॉट के साथ शुरू किया करता था। अच्छा, ये आप जो कह रहे हैं कि उनकी जो समस्या है वो अलग है। जनरली अभी हम लोग गाँव में देखते हैं जी कि गाँव में लोग ना इंग्लिश को लेकर, एक तो उनका परसेप्शन ये है कि जो इंग्लिश बोलता है वो एजुकेटेड है। हाँ, ये एक परसेप्शन मैं बड़ा गलत देखता हूँ, और मैं लोगों को बोलता भी हूँ बिल्कुल है कि इंग्लिश इज ए लैंग्वेज नॉट एजुकेशन। नॉट एजुकेशन, बिल्कुल सही बात है। अब हमारे जो देहात के लोग हिंदी मीडियम से जो पढ़ के जाते हैं, जी जी, या जो देहात में रहते हैं, वो सिर्फ यही सोचते हैं कि भाई ये इंग्लिश बोल रहा है यार, ये पढ़ा लिखा है। जबकि इंग्लैंड में तो झाड़ू लगाने वाला भी इंग्लिश बोलता है, भाई लैंग्वेज है, जैसे हम हिंदी बोलते हैं ऐसे इंग्लिश बोलते हैं। तो और इंग्लिश को जहां तक मैं समझ पाया हूँ, हमारे यहाँ ना उसको एजुकेशन के तरीके से लेते हैं, तौर पे देख लिया जाता है। बिल्कुल, और अगर उसको हम लैंग्वेज के तरीके से देखें, शायद हो सकता है आसानी हो, आसान भी हो। और दूसरा जो ये परसेप्शन है, अगर हम ये बदल पाए तो बेसिकली क्या होता है कि जब आपको इंग्लिश नहीं आती तो उसका कॉन्फिडेंस लूज होने लगता है, उसको लगता है मुझे इंग्लिश नहीं आती, मेरी तो दुनिया जहान लुट जाएगी और मैं करूंगा क्या। लेकिन मैं आपसे एक सवाल भी पूछता हूँ राकेश सर, क्या ये वास्तव में उसका केवल परसेप्शन है? क्या ये हकीकत नहीं है? क्या उसके मन में जो ये बात बैठ गई है, क्या ये उसके मन में कोई ख्याली पुलाव किसी मंगल ग्रह से किसी व्यक्ति ने आके बैठा दी, या हमारा सिस्टम ही ऐसा है कि जब वो इंटरव्यू के लिए पहुंचता है तो इंटरव्यू आपके इंग्लिश में होते हैं, आपके टैलेंट और आपकी स्किल्स बाहर रखी रह जाती हैं, और इफ यू कैन नॉट स्पीक इंग्लिश, अगर आप इंग्लिश नहीं बोल सकते तो टैलेंट और स्किल्स के मायने नहीं रह जाते। तो ये परसेप्शन बहुत लंबे समय में सिस्टम ने क्रिएट किया है। तो उस व्यक्ति को बदलने की जो जरूरत है वो तो अपनी जगह ठीक है, पर या तो आप सिस्टम बदल दीजिए। भाई जहां आपने इंग्लैंड का उदाहरण दिया कि वहां तो सब झाड़ू वाले भी इंग्लिश में बोलते हैं, पर वहां इंग्लिश के आधार पे जॉब भी तो नहीं लगती। बिल्कुल नहीं लगती। वहां जॉब भी तो टैलेंट और स्किल्स के आधार पे लगेगी। बिल्कुल, बिल्कुल। तो जब आप यहाँ जॉब और बिजनेस और प्रेजेंटेशंस और मीटिंग इंग्लिश के आधार पर देंगे तो वो बच्चा क्या करे, उसके मन में तो यही सवाल आएगा, तो उसको ऐसा लगता है कि शायद मैं सीख लूं। हाँ, हमारा फर्ज ये है एज ए इंग्लिश टीचर, हमारा फर्ज ये बनता है कि हम उसको जो डर बैठ गया है, जो झिझक बैठ गई है, उसके मन में वो झिझक और डर हम दूर कर पाए। एक किस्सा मैं यहाँ जरूर बयां करना चाहता हूँ। जब मैं खुद इंग्लिश सीखता था, मेरे एक मित्र थे, हम शिमला गए जी, अमन उनका नाम था। तो हम शिमला थे, तो किसी ने पीछे से आकर, देखिए मैं इसको दूसरे लहजे से भी कहना चाह रहा हूँ, उनको दोनों चीजें एक्सेप्ट करनी पड़ेंगी। तो कोई साहब आए, हम ऐसे बैठे हुए थे, और उन्होंने पीछे से आके बोला, एक्सक्यूज मी, व्हाट्स योर नेम? तो अमन पलट के बोला, जी मेरा नाम अमन है। तो उसे लगा इसको इंग्लिश नहीं आती होगी, तो उसने कहा कहाँ के रहने वाले हो? तो उसने कहा आई एम फ्रॉम दिल्ली। तो उस आदमी ने कहा यार ये कौन सी अजीब बात है, जब मैंने आपसे इंग्लिश में बात की तो तुमने हिंदी में जवाब दिया, जब मैंने हिंदी में बात की तो तुमने इंग्लिश में जवाब दिया। तो अमन का जवाब सुनिए, उसने कहा जब तूने अपनी माँ की इज्जत करी तू इंग्लिश में बोला, तो मैंने अपनी माँ की इज्जत करी, मैं हिंदी में बोला। जब तुमने मेरी माँ की इज्जत करी तुम हिंदी में बोले, तो मैंने तुम्हारी माँ की इज्जत कर ली, मैं इंग्लिश में बोल लिया। हमें लगे सर हमें समझना पड़ेगा इन चीजों को, कि हम इन चीजों को सिर्फ उन लोगों पे ना छोड़ दें, कि हमें ये समझना पड़ेगा कि इंग्लिश बिल्कुल एक लैंग्वेज है, लेकिन सच्चाई ये है कि ये वो लैंग्वेज है जो आपके करियर को ग्रोथ दे सकती है, आपको अपॉर्चुनिटी दे सकती है। तो मैं तो ये भी मानता हूँ कि सीख लेनी चाहिए। नहीं, सीखनी चाहिए बिल्कुल।
लेकिन ना इसको जो लोग ना एक बहुत बड़ा हवा बना लेते हैं, मैं उसको, मेरा कंसर्न सिर्फ उसको कहने का है कि भाई आप इसको एज ए लैंग्वेज के पीछे अगर आप राकेश सर पूछें तो चलिए, आपने मेरा वन ऑफ माय फेवरेट क्वेश्चन पूछ लिया है आपने। मैं बताता हूँ ये हवा कैसे बनी। आप कभी गौर कीजिएगा, इस दुनिया में दो ही चीजें बिकती हैं, डर और सपने। आप कभी भी गौर कर लीजिएगा, आप कभी टीवी एडवर्टाइजमेंट को बड़े गौर से देखिएगा, वो अपना प्रोडक्ट नहीं बेच रहे होते, वो बेच रहे होते हैं डर या सपना। आप एक ऐड देखते हैं ब्यूटी क्रीम का, वो ब्यूटी क्रीम थोड़ी बेच रहे हैं, वो बेच रहे हैं आपने अगर ये वाली क्रीम लगा ली तो लोग आपसे बात करेंगे, मीटिंग में आप पास, यानी उन्होंने सपना बेच दिया। आप होम लोन को देखिए, होम लोन थोड़ी है, होम लोन क्या बेचता है, एक घर हो अपने सपनों का, यानी उन्होंने क्या बेच दिया, सपना। आप कभी देखिएगा डिटॉल क्या बेचता है, डिटॉल बेचता है डर, कि अगर आपने इससे हाथ नहीं धोए ना तो 99% जर्म्स आपके बच जाएंगे। तो आप कभी गौर कीजिएगा, इस दुनिया में दो ही चीजें बिकती हैं, डर और सपना। ये इंग्लिश इतनी मुश्किल बनी कैसे? आज से 20-25 साल पहले जब हम टीचर्स के बारे में बात करें तो सैलरी तनख्वाह हुआ करती थी 1500 रुपए, 2000 रुपए, 2500 रुपए। अब उन्हें ट्यूशन पढ़ाने से ही तो एक्स्ट्रा इनकम आएगी। लेकिन क्या आप आसान चीज का ट्यूशन पढ़ेंगे? बच्चा ट्यूशन कब पढ़ेगा? हाँ, जो उसको जब उसे डर लगाया जाएगा। तो पहले 15, 20, 25 साल पहले अगर आप गौर करें तो डराया गया। इंग्लिश जैसे ही बच्चे के मुंह से निकलती थी, मैथ जैसे ही बच्चे, और मैथ तो यार, अब बच्चे को लगता था यार इतनी मुश्किल चीज है क्या, सर ने 3 बार लंबी लंबी सांस ले ली, मेरा क्या होगा। और इंग्लिश तो रे भाई, इंग्लिश तो बच्चे को लगता था सर कुछ भी करो पर मुझे सिखा दो। फिर सर उसको सिखा दिया करते थे। तो वो जो डर उसके मन में बैठा, अफसोस इस बात का है, हकीकत ये है, एक किस्सा मैं आपसे बयान करता हूँ। एक बार बहुत साल पहले की बात है, दिल्ली में एक सर्कस था, तो हम भी उस सर्कस में चले गए। तो वहाँ एक हाथी को ना बड़ी पतली रस्सी से बांधा हुआ था जी। तो हम 4-5 लोग थे, हमने बोला कि भाई ये आपने इस हाथी को पतली रस्सी से बांधा है, ये तो तोड़ देगा और ये तो लोगों को नुकसान पहुंचा सकता है। तो उनके मैनेजर बोले नहीं ऐसा नहीं होगा, ये नहीं तोड़ेगा, हम रोज बांधते हैं। बोले कैसी बात करते हैं आप? हमने कहा कि इतना बड़ा हाथी इतनी पतली रस्सी कैसे नहीं तोड़ पाएगा? अरे बोले सर हम रोज बांधते, नहीं तोड़ पाएगा। तो हमने कैसे नहीं तोड़ पाएगा, इतना बड़ा हाथी है ये? बोले सर दरअसल जब हम इसको जंगल से लाए थे, ये छोटा सा हाथी बच्चा था और हमने इसे बड़ी जंजीरों से बांधा। तो जब बड़ी मोटी जंजीरों से बांधा तो इसने ना पहले दिन बहुत जोर लगाया उसे तोड़ने के लिए, लेकिन जंजीर बहुत मोटी थी, तोड़ नहीं पाया। फिर 4 दिन, दूसरे दिन फिर जोर लगाया, फिर नहीं तोड़ पाया। फिर 4 दिन बाद जोर लगाया, फिर नहीं तोड़ पाया। 15 दिन बाद जोर लगाया, फिर नहीं तोड़ पाया। 2 महीने बाद जोर लगाया, फिर नहीं तोड़ पाया। 6 महीने बाद जोर लगाया, फिर नहीं तोड़ पाया। अब ये जोर ही नहीं लगाता, अभी जोर नहीं लगाता। पहले इसका शरीर गुलाम था, अब इसका मन गुलाम है, अब इसका सोच गुलाम है। वो रस्सी कब की पतली हो गई, वो डर कब के खत्म हो गए, पर वो अब हमारे जहन में, हमारी सोच में बैठ गए हैं और वो हमें दुख दे रहे हैं। उसी को दूर करने का हम कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो मोटिवेशन की बात हो, चाहे इंग्लिश की बात। मोटिवेशनल, आप एक इंग्लिश के टीचर थे, फैकल्टी थी, तो मोटिवेशन का आप, चलिए ठीक है, स्टार्टिंग में 2-4 मिनट का बच्चों को आप मोटिवेशन दे देते, वो एक आम जर्नली लोग कर देते हैं। लेकिन एक प्रोफेशनल मोटिवेशनल जो आप बने हैं, उसका क्या मतलब एक किस्सा रहा या किस तरीके से आप उधर मूव हुए? उसकी जर्नी बड़ी दिलचस्प है। एक तो बेसिकली मैं तो खुद एज अ टीचर ही काउंट किया करता था शुरू में, लेकिन कई बार ऐसा होता था कि गर्मियों की छुट्टियों में कई बार मैं देखता था कि जो मेरी क्लास के स्टूडेंट्स थे वो मुझसे बोलते थे सर मैं अपने मामा जी के लड़के को बुला लूँ 4-5 दिन के लिए, उसको क्लास ले आऊँ। तो मैं बोलता था चलो ले आओ यार, उसकी तो फीस की तो कोई बात नहीं, आप ले आओ। तो मैं पूछता था भाई ये 4-5 दिन में इंग्लिश थोड़ी सीख जाएगा, इसको आप क्यों लेके आ रहे हो? अरे बोले सर मैं इंग्लिश के लिए नहीं लेके आ रहा, मैं आपकी बात सुनवाना चाह रहा हूँ, ये बड़ा नेगेटिव रहता है, ये बड़ी डिमोटिवेटिंग बातें करता है। तो मैंने कहा तुम हमारे सर की बात सुन। तो वो मुझे लगता था अच्छा तो बातें सुनने आए हैं। तो वो मुझे बताते थे कि सर हमें आपकी बातें बड़ी ऐसी लगती हैं कि हम भी कुछ कर सकते हैं। तो खैर ये तो एक सब ज्यादातर टीचर्स को एक्सपीरियंस होता है। 2015 में एक दिन मेरे पास एक कॉल आती है, मिस्टर प्रवीण कुमार राजभर जी स्किलिंग यू के CEO फाउंडर हैं आज की डेट में। वो स्किलिंग यू एक ऐसा स्टार्टअप है जो इस समय इंडिया के टॉप 100 स्टार्टअप्स में गूगल और MEIT ने उसको सिलेक्ट किया है, मेंटोरशिप भी दे रहे हैं वो। तो एक दिन उनका मेरे पास फोन आता है, मैं जानता नहीं हूँ, फेसबुक से हम लोग फ्रेंड बनते हैं, उनका कॉल आता है, मेरे पास फोन आता है और हमारी 45 मिनट चर्चा चलती है। उस समय एक हमारा एसोसिएशन है, फिलहाल तो बहुत बड़ा एसोसिएशन है, TTC द ट्रेनर्स कैंप।
आज 17,000 से ज़्यादा ट्रेनर्स पैन इंडिया हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन उस समय उसका जो कहते हैं मूर्त रूप दिया जा रहा है। मनीष सर हैं, दिवाकर सर हैं, प्रवीण कुमार राजभर जी हैं, वो उसको क्रिएट कर रहे हैं। ओके। तो अचानक उनका फ़ोन आता है, वो मुझसे 40-45 मिनट मेरी बात होती है। प्रवीण सर बोलते हैं कि अमर सर, हम लोग ना TTC को ऑर्गेनाइज करते हैं, पहला एक कैंप ऑर्गेनाइज करते हैं दिल्ली में, और आप भी आइए। मैं उस समय इंदौर में हूँ, तो वो कहते हैं आप भी आइए, मैं उस समय टीचर हूँ, और इत्तेफाक ये होता है, वो कहते हैं एक टॉपिक भी लेना आपको भी बोलना है। तो मैं बड़ी हिम्मत जुटाकर मैं भी, चलिए, मैंने कहा ठीक है, मैं भी पहुंचता हूँ उस कैंप में। मेरा भी एक सेशन होता है, तमाम बड़े ट्रेनर, शानदार ट्रेनर, लाजवाब ट्रेनर्स वहाँ होते हैं। मैं भी वहाँ सेशन देता हूँ, और मुझे उन ट्रेनर्स का वहाँ आशीर्वाद मिलता है जो अपने आप में ट्रेनिंग फ्रेटर्निटी के बड़े नाम हैं। उनकी तरफ से अप्रिशिएशन मिलता है, और बोलते हैं आप तो कमाल का बोलते हैं, आप तो गजब का बोलते हैं, आप तो ये कर देंगे वो। मुझे लगता है कि अच्छा, ये मेरे बारे में बात चल रही है क्या। वो पहला एक ऐसा मेरा एक्सपीरियंस रहा कि जब मुझे ऐसा लगा कि मैं मोटिवेशनल स्पीकर हूँ, बन सकता हूँ। नहीं बन तो मैं पहले चुका हूं, तभी तो उन्होंने आइडेंटिफाई किया है। सवाल है अब मैं अपने आप को एज ए मोटिवेशनल स्पीकर प्रेजेंट कर सकता हूं। और वो पहला दिन है जब मुझे मोटिवेशनल स्पीकर नहीं कहा जाता, वहीं से मुझे एक नाम दिया जाता है, और नाम है मोटिव एक्शनल स्पीकर। ये तो मैं भी आपको जब गूगल पर सर्च कर रहा था, देख रहा था, तो मैं भी ये सोच रहा था कि मोटिवेशनल स्पीकर तो जनरली आम भाषा में बोला जाता है, लेकिन ये जो शख्स हैं इनको मोटिव एक्शनल स्पीकर ही बोलना चाहिए। और आपका जो मोटिवेशन है ना, जो आप लोगों को देते हैं, जो भी सेमिनार्स में बोलते हैं, वो जनरली जो गांव और इंटीरियर के जो लोग हैं ना, जी जी जी, उनको डायरेक्ट कनेक्ट करता है। हाँ जी 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 जी। और जब वो कनेक्ट करता है तो उनको ये लगता है कि यार ये तो हमारा जैसा आदमी है और हमारी बात कर रहा है। जी जी जी। तो तब लोग जो है ज़्यादा कनेक्ट होते हैं उस चीज़ से। तो अमर चौधरी जी, मैं आपको गूगल पर सर्च कर रहा था, देख रहा था, तो मोटिवेशनल स्पीकर तो सभी लोग बोलते हैं, लेकिन मैंने वहाँ लिखा देखा मोटिव एक्शनल स्पीकर, आप बोल भी रहे थे। जी 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 जी। तो इसका क्या मतलब है? मतलब आप इसको ऐसा डिफरेंट वे में क्यों बोलते हैं? ये बड़ा सवाल मुझसे बहुत पूछा जाता है। हालांकि सर, इसको बात को ऐसे समझने की कोशिश कीजिएगा। बेसिकली मैं अक्सर जब मैं सोचता था, या मैं पूछता भी हूँ कि भाई हम मोटिवेशन देकर करते क्या हैं, तो एक शब्द आता है जी, बोले जी हम जागरूक करते हैं। और मेरा ऐतराज इसी शब्द पे है कि जागरूक शब्द पे तो मुझे सख्त ऐतराज है। जागरूक शब्द पे आप गौर कीजिए। जागरूक शब्द कहता है जाग और रुक, यानी जाग जा, मोटिवेट हो जा और रुक जा। तो इससे अच्छा तो ये सोता हुआ ही ठीक था, कम से कम नींद तो पूरी हो जाती। तो मैंने कहा नहीं, हम जागरूक नहीं करेंगे, मैं जाग चल करूंगा। जागिए, मोटिवेट होइए, इंस्पायर होइए और एक्शन लीजिए। और इसलिए मेरा नाम पड़ा मोटिव एक्शनल स्पीकर। और ये इत्तेफाक या ईश्वर की मर्जी कहिए, जब आप मोटिव एक्शनल स्पीकर लिखते भी हैं तो बीच में ACTION अमर चौधरी, तो शायद ये मेरे मैं तो कहता हूँ कि नियति में ही लिखा था कि मुझे मोटिव एक्शनल स्पीकर कहा जाएगा। बड़ी डिफरेंट डेफिनेशन है आपकी जी। क्योंकि ये अमूमन हम लोग जितने भी बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर देखते हैं तो वो तो एक्चुअली प्रोफेशनल बात ज़्यादा करते हैं। जी जी जी। लेकिन मेरा मानना ये है, और मैंने कई लोगों को देखा है, कि वो उनकी एक अपनी एक अलग लीक है। जी जी। और वो ही आपको एक अलग लाइन में खड़ा करती है। जी। अच्छा, ये बताइए कि आपका बचपन में आप शरारती थे या कैसा आपका व्यक्तित्व था? नहीं, किस तरीके के? मैं तो बड़ा शाही रहा हूँ। आप यकीन भी नहीं करेंगे अगर मैं ये दोनों रूप बड़े कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाएंगे। अगर आप मेरा बचपन समझे और मेरा आप प्रोफेशन समझे, वो आपस में मैच ही नहीं करते हुए लगेंगे आपको। मैं उस लेवल का शाही रहा हूँ। मैं और मेरे दोस्त सतेंद्र, अभी वो यूपी पुलिस में सब इंस्पेक्टर हैं। अच्छा। हम लोग राजेंद्र नगर, ये स्कूल के बाद की बात बता रहा हूँ आपको, मतलब 12th के बाद हम कंप्यूटर क्लास अटेंड करने जाया करते थे राजेंद्र नगर, साइकिल पर सुबह सुबह ठंड में। गाजियाबाद, राजेंद्र नगर, मैं चिरौड़ी से और वो शकलपुरा से। तो हम दोनों राजेंद्र नगर जाया करते थे। अब आप सोचिए 12-13 किलोमीटर दूर। एक दिन हम दोनों पहुंचे, सुबह 7 बजे का हमारा बैच था। इंस्टीट्यूट का जो प्रीमाइस था, उसका जो गेट था वो इतना था, मतलब यहाँ से एंट्री लेनी आपको। वहाँ 2-3 मोहतरमाएं खड़े होकर बात कर रही थी।
मैं और वो दोनों 15 मिनट इसलिए खड़े रहे कि ये हटें तो हम अंदर जाएं। हमारी इतनी हिम्मत ही नहीं थी कि हम एक्सक्यूज मी बोल के या वहां से कुछ कह के निकल जाए। और आप यकीन जानिए हम आधे घंटे वहां खड़े रह गए, बिना क्लास अटेंड करे वापस आ गए, लेकिन हमारी हिम्मत नहीं पड़ी कि उनको बोल दें, हम बोल दें। तो हम इस लेवल के शायर हैं, इस लेवल के मतलब झिझकने वाले रहे हैं। और अब आप अच्छा ये बताइए, आपकी ग्रेजुएशन एमएमएच कॉलेज से हुई, आपने मास्टर्स भी वहां से किया है। जी। और एमएमएच कॉलेज गाजियाबाद का बड़ा प्रसिद्ध कॉलेज है बहुत सारी चीजों में। जी। लेकिन आप गांव से आते थे, गांव से पढ़ते थे, तो इंग्लिश पे कमांड जो है वो कैसे हुई, उसका क्या रीजन है? अच्छा, इंग्लिश पर जो कमांड रही वो स्कूल टाइम से मेरी रही। मेरा सौभाग्य ये रहा, मुझे इंग्लिश के 2 टीचर ऐसे मिले, शायद मेरा सौभाग्य कहूंगा, हमारे वेदीराम सर। बेसिक एजुकेशन यूपी बोर्ड से थी या इंग्लिश से थी? यूपी बोर्ड से। अच्छा, यूपी बोर्ड से। विजय सिंह पथिक हमारे गाँव में स्कूल है, मैं वहाँ से पढ़ा हुआ हूँ। अरे वेरी गुड। और ये उस दौर की बात है जब इंग्लिश पहले तो 6ठी क्लास से शुरू होती थी, लेकिन हमारे टाइम में बस शुरू हुई थी। और लेकिन हमें 2 टीचर ऐसे मिले इंग्लिश को लेकर, वेदीराम सर जी जो कमाल का पढ़ाते थे। और रटौल, जब मैं रटौल 9th 10th में गया तो हमारे इंग्लिश के टीचर थे योगेश सर। अच्छा। मतलब मेरा बेस अगर मैं इंग्लिश का मजबूत हो पाया तो श्रेय जो जाता है इन 2 टीचर्स को जाता है। दूसरा, मुझे ईश्वर की ऐसी कृपा रही कि पता नहीं इंटरेस्ट बन गया, बेसिक्स में बहुत क्लियर था। वो उस समय हम बोल नहीं पाते थे, इंग्लिश बोल नहीं पाते थे, स्कूल में है तो इंग्लिश बोल कैसे पाएंगे, लेकिन इंग्लिश बहुत आती थी, मतलब बेसिक्स बहुत क्लियर थे। अच्छा, विजय सिंह पथिक के नाम से इंटर कॉलेज है या स्कूल है? क्या स्कूल है विजय सिंह पथिक के नाम से। हाँ जी, काफी पहले ही वो हाँ, और कमाल का स्कूल। मतलब हाँ, विजय सिंह पथिक कमाल। उस समय तो आप ये समझिए अनुशासन के लिए, पढ़ाई के लिए एक नई बयार लेके विजय सिंह पथिक हमारे क्षेत्र में आया था, एक नई सोच लेके विजय सिंह पथिक हमारे क्षेत्र में आया था वो स्कूल। नहीं, वो तो खैर महान क्रांतिकारी थे, उनका व्यक्तित्व वास्तव में बहुत बड़ा था। अच्छा, अब आप ये बताइए कि आप अभी मोटिवेशनल हैं, मोटिवेशन का काम कर रहे हैं, तो आपका जो सब्जेक्ट है, जो कंटेंट है, वो किस किस सेगमेंट को जो है टच करता है? जैसे अभी युवा हैं हमारे जो शिक्षा ले रहे हैं, जो एजुकेशन ले रहे हैं, तो उनके बारे में आप उनको किस तरीके से जो है एक अपना मैसेज हमारे चैनल के माध्यम से? इस बात का भी जवाब दूसरे तरीके से देना चाहूँगा। कई बार पूछा जाता है कि आप मोटिवेट करते हैं तो किस सेगमेंट को करते हैं, किन लोग, यूथ को करते हैं, लोगों को, बड़ों को करते हैं, बच्चों को करते हैं। मेरा ये कहना है जो इंसान है मैं उसको मोटिवेट करता हूँ। और क्यों करता हूँ, उसका रीजन क्या है जी। मैं अक्सर अपनी ट्रेनिंग में एक सवाल पूछा करता हूँ कि रोटी किस पर बनती है। हम पहले मोटिवेशन की पावर समझते हैं, मोटिवेशन की जरूरत समझते हैं। बोले रोटी किस पर बनती है, तो जवाब आता है जी तवे पर। फिर मैं पलट कहता हूँ नहीं, रोटी तवे पर नहीं बनती, रोटी गर्म तवे पर बनती है। आप उस तवे की गर्माहट निकाल दीजिए, वो आग निकाल दीजिए, वो ऊष्मा निकाल दीजिए, और फिर उसी तवे पर रोटी बनाकर दिखाइए। वो आटे को काला तो कर सकता है, रोटी तो नहीं बना पाएगा, आपका पेट तो नहीं भर पाएगा। दरअसल हम जब इंसान हैं, तवे तो हम हैं, इंसान तो हमें, ये तो पक्का है। अब सवाल है कि वो गर्माहट है क्या हमारे अंदर जिससे कामयाबी की रोटी बन सके? क्या वो हमारे अंदर वो आग है, वो जुनून है, वो ऊष्मा है कि हम उस सपनों को जो हमने देखे हैं, जो हमारे जीवन का मकसद है, हम उनको पाने के लिए अगर वो हमारे अंदर आग है तो उसी आग का नाम मोटिवेशन है। तो उन तवों को आग देने का काम हम करते हैं। तो अभी हमारे युवा, हम देखते हैं समाज के अंदर कि लोग पैसा कमाना चाहते हैं, जी, लेकिन उस कमाने का जो साधन है उस पर काम करना नहीं चाहते। ठीक है। लोग बड़ा आदमी बनना चाहते हैं, लेकिन बड़े बनने के लिए जो एफर्ट्स करना पड़ता है उसको जो है लोग नहीं करना चाहते। तो अभी आप जो बात कर रहे हैं गरम तवे की, तो ये जो ऊर्जा है या जो एक मार्गदर्शन है, ये युवाओं में किस तरीके से आए? क्या आप उनको एक बार क्या मैसेज देना चाहें? अगर हम ये बात करें कि हमारे युवा पैसा कमाना चाहते हैं, तो कई बार आप भी अगर अपने सवाल पे भी गौर करें राकेश सर, तो ये जो पैसा कमाना है, हम इसको बहुत सकारात्मक दृष्टि से नहीं देखते। हमारा डायलॉग क्या होता है, देखो वो तो पैसे के पीछे भाग रहे हैं, वो पैसा कमाना चाहते हैं। तो पहले तो मैं यहाँ स्पष्ट कर दूं, पैसे को लेकर बहुत गलत फहमी हम लोगों के मन में बैठा दी गई है। आप, अच्छा मैं आपसे पूछना रहा कि सर पलट के, और मुझे लगता है ये बड़ा मौजूद सवाल है, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक बन जाएगा, इसलिए मैं चर्चा कर रहा हूँ। जी जी। आप मुझे बताइए, मिडिल क्लास या आम लोगों को पैसे को लेकर उनकी बचपन से अपब्रिंगिंग जो है, जो उनकी परवरिश है, वो पैसे के उनके दिमाग में पैसे को कैसे बैठाया जाता है? पैसा अच्छी चीज है, पैसा पैसे रिश्ते बनाता है, पैसे बिगाड़ देता है रिश्ते।
मैं तो, हम सब लोग मिडिल क्लास फैमिली से ही आते हैं और हम सब गांव से हैं, तो किसान परिवार से आते हैं। मैंने जो चीज़ें फील की, मैं पैसे को लेकर मैं देखता था कि घर में जो हमारे मदर फादर या परिवार के लोग होते थे, उनका ज़्यादा इम्पोर्टेंस पैसे पे ही होती थी कि पैसा खर्च ना हो, यार ये ऐसा ना हो, वो वैसा ना हो। लेकिन मैं सोचता था यार ये पैसा की कमी तो चलो ठीक है, लेकिन इसको इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस भी देना, मतलब कि वहाँ आदमी का अपना कोई व्यक्तित्व भी नहीं है, पैसा के सामने वो आदमी बौना दिखाई दे रहा है, तो वो चीज़ें भी गलत हैं। इवन मैंने ये भी देखा है कि आप बड़े हो गए, शहर में निकल गए, आपकी एक अपब्रिंगिंग हो गई, आप उन चीज़ों को समझने लगे और गांव में आप गए, और गांव में आप एक अच्छे तरीके से चीज़ों को, अपना अच्छे कपड़े पहन रहे हैं, अच्छी अपनी कार या जो भी चीज़ें हैं घर में, या अच्छे घर में अच्छे फंक्शन यूज कर रहे हैं, तो भी आपके मदर फादर घर परिवार के लोगों को ये लगता है अरे ये तो पैसा फिजूल खर्च कर रहा है, ये पैसा बर्बाद ना कर दे। मतलब इतनी इनसिक्योरिटी मिडिल क्लास फैमिली को रहती है, तो उससे क्या होता है कि जो हमारे, क्योंकि इंडिया में मिडिल लोग ज़्यादा हैं, तो उनको ना पैसे को लेके एक इतनी उनके अंदर अनसिक्योरिटी रहती है कि वो उनके दिमाग में 24 घंटा पैसा ही रहता है, पैसा ही घूमता है। राकेश सर, आपने बात तो बहुत मौजूद की है, लेकिन मैं इसको थोड़ा पलट के फिर से शुरू करता हूँ ताकि इस बात पे हम उस पॉइंट पे जिस पे आपने पूछा है पैसे के बारे में, हम उस पे आ सकें। चलिए, इस पॉइंट पे मैं थोड़ी देर बाद आऊँगा, फिलहाल आपके पॉइंट पे आता हूँ जो आपने पैसे को लेकर पूछा है। हमारे जो कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ कहते हैं परवरिश कह लीजिए, कुछ समझाइश कह लीजिए, आप जरा, आपने 2-3 क्वेश्चन बहुत कॉमन से सुने होंगे, बताइए क्या चाहिए, पैसा या परिवार? ऐसे कभी आपने फेस किए सिचुएशंस या सुनने में तो आती होंगी? बताइए, आपको प्यार चाहिए या पैसा, आपको पैसा चाहिए या परिवार? मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, जो मुझे सुन रहे हैं, शब्द पे, इस वाक्य पे बड़ा गौर करें। अगर आप गौर करें राकेश सर, तो ये सवाल एक ट्रैपिंग है, ये एक साजिश है जो हमारे दिमाग में एक बात गहराई तक बैठा देता है कि या तो पैसा मिलेगा या परिवार। यानी अगर तुम पैसे के पीछे भागोगे तो परिवार नहीं मिलेगा, और परिवार चाहिए तो पैसा नहीं मिलेगा। यानी आपने हमारे युवाओं को एक मैसेज दे दिया कि बेटा पैसा कमाना है तो पहले परिवार छोड़। बिल्कुल ये है। मैं ये कहता हूँ, बहुत पहले की घटना है, 6-7-8 साल पहले की। मेरे एक चाचा जी मेरे घर आ गए, तो मैंने कहा चाचा जी, हमारे यहाँ खीर और हलवा बना हुआ था, तो मैंने कहा चाचा जी क्या खाओगे, क्या लाऊं, खीर या हलवा? तो चाचा जी बोले क्यों बेटा, घर में कटोरी एक ही है क्या? दोनों ले आ। मैं आज तक नहीं समझ पाया कि ये जो पैसा या प्यार या पैसा या परिवार, ये पैसा और परिवार क्यों नहीं हो सकता, ये पैसा और प्यार क्यों नहीं हो सकता, ये पैसा और रिश्ते क्यों नहीं हो सकते? जबकि सच्चाई तो ये है कि अगर आप पर पैसा नहीं होगा तो आप रिश्ते भी ढंग में निभा नहीं पाएंगे। तो हमें इनको एक दूसरे का दुश्मन नहीं बनाना। एक्चुअली गलती हमने क्या कर दी, अगर आप पैसे के बारे में, परवरिश पे भी गौर करें, पैसे को बड़ा विलेन के तौर पे दिखाए। आप गौर करिएगा, आप नोटिस करिएगा, और मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, इसको सुनिएगा। अगर आप मुझे इस इंटरव्यू का कुछ क्रक्स आप समझना चाहें तो मेरी इस पॉइंट को समझने की कोशिश करिएगा। राकेश सर, आप मेरी बात को समझने की कोशिश करिएगा। जो लोग पैसा कमा चुके थे, उन्होंने मिडिल क्लास और आम आदमी को पैसे से दूर रखने के लिए एक साजिश रची। उनके दिमाग में, आप देखिए स्टेटमेंट क्या है, आप जरा पुरानी हिंदी फिल्मों पे गौर करिए। लंबी कार में कौन आता था, हीरो या विलन? विलन। लंबा महंगा सिगार पीते हुए कौन आता था? विलन। बड़ा बंगला किसके पास होता था? शानदार सूट कौन पहनता था? सारी जितनी भी चीजें थी वही करते। और हीरो क्या दिखाया जाता था? सारी दुनिया का बोझ हम उठाते हैं। या तो हीरो कुली मिलेगा, या हीरो मैकेनिक मिलेगा, या हीरो मजदूर मिलेगा। यानी उन्होंने हमारे दिमाग में बैठा दिया कि पैसा तो विलन के पास होता है, पैसा तो विलन है, अगर पैसे कमाओगे तो तुम भी विलन बन जाओगे। हम अपने इज्जत कमाओ और मजदूर बन के गाना गाओ, सारी दुनिया का बोझ हम उठाते हैं। मैं यहाँ कहना चाह रहा हूँ अपने युवाओं से, दोस्तों पैसा भी कमाइए, पर उस परिवार के साथ पैसा कमाइए जिसने आपको पैसे कमाने लायक बनाया है। उस समाज के साथ पैसा कमाइए जिसने आपको पैसे कमाने लायक बनाया है। उस एजुकेशन सिस्टम के साथ पैसे कमाइए जिसने आपको, उन दोस्तों के साथ जुड़े रहिए जिन्होंने आपको इस लायक बनने में मदद की है कि आज आप पैसा कमा पा रहे हैं। उनका साथ मत छोड़िए, उस समाज को मत छोड़िए, उन लोगों को मत छोड़िए, उस परिवार को मत छोड़िए। उस पैसे का करेंगे भी क्या आप? उस परिवार को ही तो खुश रखने के लिए आप। तो मैं ये कहता हूं इंग्लिश का और हटाइए। क्या चाहिए? मनी और फैमिली नहीं, हमें चाहिए मनी हिंदी वाला और फैमिली, पैसा और परिवार। तो जब हम इसको दुश्मन के तौर पे पेश करना बंद कर देंगे
तो अपने आप ही समस्याएं खत्म हो जाएंगी, वो पैसा भी कमाएंगे और परिवार के साथ भी रहेंगे। बिल्कुल, ये मेरा इसमें पॉइंट है। नहीं, ये बहुत बढ़िया है। दूसरा, जो युवा इंटीरियर में रहते हैं, गांव देहात में, उनको उतनी सुविधाएं नहीं मिल पाती, और आप एक संगठन से जुड़े हुए हैं, जी जी, ग्राम पाठशाला। जी जी बिल्कुल। आज शायद आज के लोग उतना नहीं समझ पा रहे हों, लेकिन आने वाले टाइम में ये संगठन जितना बड़ा काम कर रहा है, इसका महत्व आज से 10 साल बाद समझ में आएगा, और आप उसके एक सदस्य हैं, ये बड़े सौभाग्य की बात है। और उनका सपना है कि गांव, पूरे देश के अंदर जितने भी 6 लाख कुछ गांव हैं, 6,64,369 लाइब्रेरीज का मिशन है, ग्राम पाठशाला का। अब आप ये देखिए कि गांव में हम लोग देखते थे कि कंपटीशन के बारे में बच्चों को कोई नॉलेज नहीं, जॉब के बारे में कोई नॉलेज नहीं, सीधा उन्होंने अपना एजुकेशन ली, BA किया या जो भी BCA BCom। वो एनवायरनमेंट आपकी जो ग्राम पाठशाला टीम है उसके द्वारा जो किए गए प्रयास हैं कि जहाँ जहाँ जिन जिन गाँव में पाठशालाएँ खुल रही हैं, उन गाँव में अभी से ही रिजल्ट आने स्टार्ट हो गए हैं जी। और आपने इस मूवमेंट में एक अग्रणी भूमिका निभाई है, और आप जो बच्चों को मोटिवेशन का जो एक्शन देने का कार्य करते हैं, ये अपने आप में बहुत सराहनीय है। और अभी बहुत गांव, अभी तो स्टार्टिंग है, शुरुआत है, तो हमारे दर्शक जो देख रहे हैं, जो युवा देख रहे हैं, आप उनको, जो गांव में उनको एनवायरनमेंट नहीं मिल पाता, सुविधाएं नहीं मिल पाती, तो वो जुनून या वो सब चीज़ें हैं, वो कैसे अपने अंदर पैदा करें, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा लिटरली परम सौभाग्य मानता हूँ राकेश सर कि मैं ग्राम पाठशाला मिशन का एक छोटा सा सदस्य मैं भी हूँ। आपने बात की माहौल की, जो एक माहौल की आप बात करें, मैं 2 बातें गांव के बच्चों से एक बात कहना चाहता हूँ, एक बात गांव वालों से कहना चाहता हूँ, उन गांव वालों से जिनके हम बच्चों की हम बात कर रहे हैं। पहले तो जो गांव के बच्चे हैं वो इस बात को, गांव के होने को अपनी कमी मानना छोड़ के अपनी ताकत मानना शुरू करिए जी। मैं आपको बताता हूँ कैसे। अब मुझे बताइएगा, मैं अपने सेशंस में अक्सर एक बात कहा करता हूँ कि कामयाब होने के लिए 2 चीजें बहुत जरूरी हैं, पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड और एनर्जी। अब जरा आप मुझे बताइए, ये दोनों चीजें किन बच्चों में ज्यादा पाई जाती हैं? एनर्जी गांव के बच्चों में ज्यादा होती है या शहर के बच्चों में ज्यादा होती है? एक्चुअली उनको कहीं ना कहीं दोनों एनवायरनमेंट तो मिलते ही हैं, क्योंकि आजकल गांव से बच्चे शहर जाने लगे हैं, तो उनको शहर का भी एक्सपीरियंस, वो भी एनवायरनमेंट मिलता है। और जब आप गांव में रहते हैं तो आपको खेत पे काम करना पड़ रहा है, कभी आपको बुग्गी पे जाना पड़ रहा है, कभी आपको भैंस नहलानी पड़ रही है। बात को बीच में रोकूंगा कि हम लोग जब गांव में तो रहते ही थे बचपन में, तो हम जब शहर में जाते थे तो शहर में कल्चर है गेट लगाने का, गेट लगाने का। गांव में कल्चर वो गेट लगाने का नहीं है। तो गांव में गेट खुले रहते थे, तो हम जब कोई शहर में कहीं जाते थे, किसी रिलेशन में कहीं, तो वो गेट लगाते थे। तो मैं बचपन में ही बोलता था, आप गेट क्यों लगाते हैं? बोले जी कोई आ जाएगा, ये हो जाएगा। अरे मन का कैसे आ जाएगा, हम है यहाँ, मतलब हमारे अंदर। अब आप देख रहे हो वो हम है यहाँ। अब अगर बच्चा, वो गाँव का बच्चा हम है यहाँ, बस ये बात वो इंटरव्यू में बोलना सीख ले कि जब इंटरव्यूअर उससे पूछे व्हाई शुड वी हायर यू, हम आपको सिलेक्ट क्यों करें, और वो बच्चा ये बोल दे, सर आई बिलोंग टू अ विलेज, मैं एक गांव का रहने वाला हूं, जो नॉलेज चाहिए वो नॉलेज तो मेरे अंदर है, लेकिन जो बिहेवियर चाहिए वो मेरे अंदर बहुत ज्यादा है। जब कोई विपत्ति, जब कोई मुश्किल, कोई चुनौती एक कंपनी में आएगी, तो मैं गेट नहीं लगाऊंगा, मैं ये कहूंगा हम हैं यहाँ, आपको मेरा गेट बंद नहीं मिलेगा, सबसे पहले आपके साथ खड़ा हुआ मैं मिलने वाला हूँ, घबराऊंगा नहीं। क्योंकि गांव में जब खेत पे पानी चलाता तो रात को बहुत सांप भी पकड़े हैं, रात को गांव में कहीं बिजार घुस जाते थे तो वो भी मारे, बंदर आ जाते थे तो हम डरते भी नहीं थे। तो वो जो एडवर्सिटी कोशेंट गांव के बच्चों के अंदर है, वो आपको ढूंढ, उसके लिए तो लोगों को MBA करनी पड़ती है, उसके लिए तो कोर्स करने पड़ते हैं, और वो हमारे अंदर इनबिल्ट है। बस जरूरत है हम उसे अपनी कमजोरी माने बैठे, जो हमारी ताकत है हम उसे क्या माने बैठे हैं? कमजोरी। तो इसे अपनी ताकत समझिए, और ये अब फ्रंट आकर बोलिए, सर मैं गांव का रहने वाला हूं, इसलिए मैं छोटी मोटी चुनौतियों से नहीं डरता हूं, मुझे प्रोजेक्ट मेरा टाइम पर पूरा होगा, क्योंकि हमें तो नंबर से बिजली मिलती थी कि भैया मंगलवार को तुम्हारा नंबर आएगा तो अपने खेत में पानी भरोगे। टाइम के बहुत पंक्चुअल हैं जी, क्योंकि हमें तो टाइम पे करना पड़ता था, नहीं तो हमारा नंबर तो 1 महीने के लिए बाद आ जाएगा। अब जब ये बातें आप शेयर करना शुरू करेंगे अपने कॉन्फिडेंस के तौर पे, तो इन बच्चों को तो ये समझना होगा, मेरे दोस्तों, ये तो आप अपनी ताकत समझिए।
अब मैं गांव वालों से कहना चाहता हूं कि लाइब्रेरी अपने अपने गांव में एक निःशुल्क लाइब्रेरी जरूर खुलवाएं। ग्राम पाठशाला मिशन के तहत जितनी भी लाइब्रेरी आप देख रहे हैं खुली हुई हैं, आप उनके रिजल्ट देख रहे होंगे तमाम गांवों से। मेरे खुद के गांव से मैं आपसे कहूं कि अभी 14 बच्चे टीचर बने, गनौली से, कलदा से, कचेड़ा से। अब की बार जो यूपी सब इंस्पेक्टर के रिजल्ट आए हैं, आप देखिए हमारी तमाम लाइब्रेरी से, बम्बावड़ से, आप देखिएगा कलदा से, कचेड़ा से, बादलपुर से, आप देखिएगा जितनी भगोट से, सिरोली से, गनौली से, चिरोड़ी से, जावली से, आप देखिए तमाम गांवों से, और तमाम गांवों से जिनके मैं नाम भी नहीं ले पा रहा हूं, उनसे तमाम सब इंस्पेक्टर्स वहां पर निकले हैं। और वो कमाल उस माहौल का जो अभी आपने बात की थी। लाइब्रेरी आपके गांव में करेगी क्या? मैं सिर्फ एक मैसेज देना चाहता हूं राकेश सर। मैं अमूमन अपनी बातों में एक एग्जाम्पल दिया करता हूं। इस दुनिया में कोई भी चीज अकेले नहीं आती, कोई भी चीज। एक एग्जाम्पल देता हूं, जब ठंड आती है तो ठंड अकेले आती है क्या? नहीं, वो कंबल लेके आती है, रजाई लेके आती है, वो जैकेट लेके आती है, वो अपने साथ चाय लेके आती है, गुड़ लेके आती है, वो अपने साथ आग लेके आती है, बहुत सारी चीजें हैं। और जब गर्मी आती है तो अपने साथ एसी लेके आएगी, कोल्ड ड्रिंक लेके आएगी, शिकंजी लेके आएगी, लस्सी लेके आएगी। दुनिया की कोई भी चीज अपने आप नहीं आती। जब किसी गांव में एक सड़क आती है तो बेसिकली उस गांव में वो सड़क नहीं आई, वो उस प्रॉपर्टी के रेट बढ़ाती है, वहां पे नई कॉलोनी लेके आती है, वहां पे स्कूल्स लेके आती है। कोई हॉस्पिटल क्यों नहीं खुल रहा था? क्योंकि वहां अभी तक कोई सड़क ही नहीं थी। दुनिया में कोई भी चीज, कोई भी, मैं अपनी ट्रेनिंग में, मैं अपने सेशंस में कई बार जब गांवों में हम जाते हैं तो एक लाइन बोलता हूं कि अगर खबर आ जाए कल आपके गांव में प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं या सीएम साहब आ रहे हैं, तो वो सीएम साहब थोड़ी आ रहे हैं। कल तक तो आपके गांव में सड़क बन जाएगी, कल तक तो रंग पुताई हो जाएगी, कल तक तो आपके गांव में कोई बस स्टैंड बन जाएगा, कल तक तो आपके गांव में खंबे लग जाएंगे। वो अकेले नहीं आ रहे हैं, उनके साथ बहुत कुछ आएगा। तो दुनिया में कोई भी चीज अकेले नहीं आती। जब आपके गांव में लाइब्रेरी आएगी तो वो लाइब्रेरी अकेले नहीं लेके आएगी, वो लाइब्रेरी एक माहौल लेके आएगी। उस माहौल में आपके गांव के बच्चे पढ़ेंगे। जब वो बच्चे पढ़ के जॉब पे लगेंगे, अब उनकी शादी भी, उन बेटी है तो उन बच्चों से होगी जो ऑलरेडी जॉब पर है, जो ऑलरेडी कामयाब है, बेटे हैं तो उनसे होगी जो ऑलरेडी कामयाब है, जॉब है। फिर इन दोनों बच्चों के जो बच्चे होंगे वो उन स्कूल्स में पढ़ाए जाएंगे जिसमें आज तक हम नहीं पढ़ा पा रहे थे। अभी मैं अपने गाँव का एग्जाम्पल दे रहा था, 14 टीचर लगे, 17,000 रुपए सैलरी है एक बच्चे की। अब 14 गुना 70 आप करके 10 लाख महीने के। हमारे गाँव में 10 लाख रुपए महीने की इनकम बढ़ गई, रेवेन्यू जनरेट हुआ। अब आप ये बताइए, जो कल तक बच्चा 1 रुपये भी नहीं कमा रहा था, वो 5 रुपए वाला बिस्किट खाता होगा। अब जब 70,000 कमाएगा तो 20 वाला खाएगा, तो दुकानदारी किसकी बड़ी? वो दुकान वाले की। अभी तक वो 50 रुपए वाला 250 रुपए वाली शर्ट खरीद रहा होगा, अब जाके वो 500 रुपए वाली शर्ट खरीदेगा। तो आप देखिए, जो इकोनॉमी बदलती है वो पूरे गांव की बदलती है। आपका पूरा गांव बदलाव आ जाएगा जब आप यहाँ कामयाबी। तो लाइब्रेरी अच्छा आएगी। मैं एक और देखता हूँ गाँव देहात में कि अक्सर हम लोग ज़्यादा देखते हैं कि कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जो प्रॉपर्टी और प्लॉट्स और यश वैभव की जो चीज़ें हैं उन पे फोकस ज़्यादा करते हैं और अपने बच्चों की एजुकेशन पर ज़्यादा उनकी फोकस नहीं होती। मैं अक्सर, हम लोग कभी देखते हैं ऐसा माहौल तो हम बोलते हैं कि भाई आप अपने बच्चों को एजुकेशन दे लीजिए, प्रॉपर्टी, प्लॉट्स, ये यश वैभव, ये तो सब अपने आप आ जाएंगे। क्योंकि आप प्रॉपर्टी बनाने के बाद, अच्छा मकान बनाने के बाद, आपके जो बच्चे हैं, आप उनकी परवरिश अगर अच्छी नहीं कर पाएंगे तो उन सब अच्छी चीज़ों का वो यूटिलाइज भी नहीं कर पाएंगे। बहुत मौजूद सवाल है आपका। एक गांव में मैंने एक बात कही थी, मैं फिर हालांकि एक रिक्वेस्ट जरूर करूंगा। बेसिकली जब हम प्रॉपर्टी, प्लॉट, इन सब चीज़ों को एज अ दुश्मन के, भाई ये आप गलत कर रहे हो ऐसा करके, तो मुझे ऐसा लगता है कि जब आप किसी चीज़ को गलत सिद्ध करने लगते हो तो जो उसे पकड़े हुए है वो उसे सही सिद्ध करने लगेगा। मैं ये कहता हूँ, गलत, आपने एक बड़ा अच्छा सेंटेंस यूज कर लिया, गलत प्रॉपर्टी या प्लॉट पे फोकस करना नहीं है। गलत ये है, आपने एक बहुत अच्छी बात खुद ने कही है, उसको एग्जाम्पल, मैंने कैसे एग्जाम्पल दिया था, मैंने कहा आपके पास एक बात बताइए, 2 कार हैं, एक मारुति अल्टो है और एक मर्सिडीज है, और 2 ड्राइवर हैं, एक एक्सपीरियंस्ड है, एक अनुभवी है, और एक नौसिखिया है, अब उसने कल परसों से गाड़ी चलानी सीखी। और आपको नहीं, मैं इसमें एक बात और इंक्लूड करूंगा कि जो मैं ये बोल रहा हूँ ना, मेरा कंसर्न ये है कि आप सारे काम कीजिए लेकिन आपके बच्चों की जो एजुकेशन है वो इफेक्टिव नहीं होनी चाहिए, फर्स्ट प्रेफरेंस उसको मिलनी चाहिए। मेरा कंसर्न ये था। मैं उसी पॉइंट पे आ रहा हूँ
कई बार जब लोगों के पास पैसा या प्रॉपर्टी होती है तो उन्हें लगता है अब पढ़ने की क्या जरूरत है, पढ़ लिख के भी तो क्या करना था, ये प्लॉट और प्रॉपर्टी थी हमने तो दे दी इनको। मैं ये एग्जांपल देता हूँ इस बात पे कि आपके पास 2 गाड़ियां हैं, एक अल्टो है और एक मर्सिडीज है, 2 ड्राइवर हैं, एक नौसिखिया है, एक एक्सपीरियंस्ड है, अनुभवी है, बहुत अच्छी गाड़ी चलाता है और आपको वो दोनों गाड़ियां कहीं भेजनी है। तो मैं उनसे पलट के सवाल पूछता हूँ, बताइए कौन से ड्राइवर को कौन सी गाड़ी देंगे? तो वो बोलते हैं जी जो एक्सपीरियंस है मर्सिडीज उसको देंगे और जो नया सा है उसको अल्टो देंगे। मैं क्यों, उसको क्यों नहीं दे रहे? अरे बोले सर कहीं ठोक देगा। तो मैं उनसे कहता हूँ कि अगर तुम पे सच में मर्सिडीज आ गई तो इन बच्चों को पढ़ा लो, नहीं तो कहीं ठोक देंगे। ये जो प्रॉपर्टी तुमने क्रिएट करी है ना, जो प्रॉपर्टी तुमने बनाई है, ये अगली पीढ़ी तक पहुंचने नहीं देंगे अगर इन्होंने आपने इनको पढ़ाया नहीं है। मैं देखिए, मैं ये नहीं कहता कि हम पे पैसा आ गया। लोग क्या कहते हैं जी अब तो मुआवजा मिल रहा है पैसे, तो मुआवजा हमारी जमीन का मिल रहा है ना, मुआवजा लोगों को उनकी जमीन का मिल रहा है। ऐसा तो है नहीं किसी और की जमीन का मुआवजा उन्होंने ले लिया, भाई उनके पुरखों ने जमीन बचा के रखी तो उनको मुआवजा मिल रहा है, तो इसमें गलत क्या है? मैं सिर्फ एक मैसेज और देना चाहता हूँ तमाम लोगों को, जब आपके पास पैसा आ जाए और आप सोचें कि मैं तो रेंट की जगह कर दूं, मैं तो किराए का व्यवस्था कर दूं, तो मैं बस एक रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपके पास 2 करोड़ रुपए हैं और आप 5 मंजिला बिल्डिंग बना रहे हैं कि भाई मैं तो 5 मंजिल बना दूंगा तो इसका रेंट आने लगेगा, और मैं मानता हूँ 1 मंजिल का मान लेते हैं 1 लाख रुपए है, तो 5 मंजिल का कितना हुआ? 5 लाख जी। तो मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ, सपोज करिए एक स्टोरी 1 मंजिल बनाने में आपके लगे 25 लाख रुपए, तो 5 में कितने लग गए? 1.25 करोड़ रुपए लग गए और 5 लाख रुपए आने लगे। तो जो घर 5 लाख से चल रहा है वो 4 लाख से भी चल सकता है। तो मैं कहता हूँ 4 मंजिल बना दो ना, उस 4 मंजिल के 4 लाख तो अब पक्के हो गए, आपके घर आएंगे, कहीं जाने वाले ही नहीं। और लास्ट की जो मंजिल है उसके 25 लाख रुपए अपने बच्चे को बिजनेस करने के लिए दे दीजिए, जी। उसे अपने बच्चों की पढ़ाई पे लगा दीजिए। अब उसका क्या फायदा होगा? 2 फायदे। एक तो अगर वो बच्चा बिजनेस में कामयाब हो गया तो इनकम क्या हो जाएगी आपकी? डबल हो जाएगी। और अगर वो बिजनेस में फेल हो गया तो उन 4 लाख की इज्जत करनी शुरू कर देगा कि बोले यार मुझसे तो 1 रुपया भी नहीं कमा, कम से कम ये कमाया तो संभाल लूं। लेकिन अगर आपने 5 की 5 में पूरा पैसा उस 5 मंजिल में लगा दिया तो आपका बच्चा 5 साल नहीं लगने देगा उसको 0 पे लाने में। तो आप उनको या तो बिजनेस की अपॉर्चुनिटी दीजिए, बच्चे बड़े हैं, वरना उनकी पढ़ाई पर फोकस कीजिए। शिक्षा के बगैर दुनिया की कोई भी चीज आपको मिल तो सकती है पर वो आपके पास रह नहीं सकती। आप इसको ऐसे समझिएगा। मैं एक भाई साहब आपकी बात बीच में रोकूंगा कि भीमराव अंबेडकर जी 80 साल पहले एक बात उन्होंने बोली कि भाई शिक्षा वो शेरनी का दूध है कि जो जितना पिएगा उतना ही दहाड़ेगा। अब वो बात 80 साल पहले वो आदमी बोल गए जी। और आज के बाद भी, इतने समय बाद भी हमारे लोग एजुकेशन के प्रति अवेयर नहीं है, उसकी ताकत को नहीं समझ रहे। मैं इसको कहता हूं कि शायद पहले उतने अवेयर नहीं थे, लेकिन आप सर, राकेश सर, अगर नोटिस कर रहे हैं, आप गौर करें तो 10, 12, 15 सालों में बहुत बदलाव आया बिल्कुल। और उस बदलाव को बस अब हमें गति देने की जरूरत है। अगले 20-25 सालों में, 15-20 सालों में आप देखेंगे सबसे ज्यादा फोकस आज की डेट में भी लोग अब अपनी शिक्षा पर देने लगे हैं। मैं खुद एक मोटिवेशनल स्पीकर हूँ। मैं तमाम कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, इवन मैं गाँव में भी ग्राम पाठशाला के माध्यम से जब हम गए तो हमने देखा कि अब पहली जो प्राथमिकता है वो है पढ़ाना। वो बदलाव दिखने में टाइम लगेगा, आप इसको ऐसे समझिए, बदलाव की बीज तो पड़ चुके हैं, बदलाव का पेड़ दिखने में आपको टाइम लगेगा। तो यकीन जानिए मैं आपको खुशखबरी दे रहा हूं, अब लोगों का जो नजरिया या फोकस है वो शिक्षा की तरफ आ चुका है। वो भी समझ चुके हैं जो हम कह रहे थे कि शिक्षा के बगैर मिल, तो जैसे मैं कहता हूँ ये पानी हम ले रहे हैं और ये पानी जो है, मान लीजिए ये वो पैसा है, वो मुआवजा है, वो बिल्डिंग है जो हमें मिली। अब अगर मैं ये गिलास हटा दूं तो इस पानी को मैं रखूंगा। अगर मैं इस गिलास में से इस पानी को निकाल दूं तो ये पानी सिवाय कीचड़ करने के, पैरों को गंदा करने के लिए, यहाँ खांचा करने के लिए कुछ नहीं कर पाएगा। अगर आपको अपनी प्रॉपर्टी, अपना पैसा, अपना प्लॉट जो भी आपको मिला है, जो भी आपके पास है, समझ लीजिए अगर वो शिक्षा के गिलास में नहीं डाला गया तो वो बिखर जाएगा, वो कीचड़ में बदल जाएगा, वो गंदगी में बदल जाएगा, आपके बच्चों के भविष्य को बेकार ही कर देगा, उसका होने वाला कुछ है नहीं। अभी हमारा जो देश है वो वर्ल्ड के अंदर सबसे यूथ कंट्री है जी। सबसे ज्यादा युवा हमारे देश के अंदर है। आपको लगता है कि इतने युवा होने के बाद जी। हम इन युवाओं का, हमारा देश जो है वो यूटिलाइज कर पा रहा है? मैं अगर इसको ऐसे कहूँ, देखिए युवाओं के बारे में तो मैं हमेशा कहता हूँ जिस ओर जवानी चलती है, हम बहुत मशहूर लाइन है कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। मैंने अपने जीवन में हमेशा एक बात चीज देखी है कि आप किसी भी चीज को ताकत भी बना सकते हैं और सेम चीज को अपनी कमजोरी भी बना सकते हैं। मेरा एक फेवरेट टॉपिक रहा है 2 फटे हुए पेज।
और ये इस सवाल से भी मैं इस टॉपिक को जोड़ना चाह रहा हूँ, और जो लोग सुन रहे हैं उसकी ज़िंदगी लाइफ कोचिंग के ऊपर भी, उनके जीवन में भी ये एक एग्जाम्पल देना चाह रहा हूँ। कभी ऐसा मौका आए तो इस एग्जाम्पल को याद रखिएगा। जब मैं इंग्लिश पढ़ाया करता था तो एक स्टूडेंट ने कहा कि उसका भाई मेरे पास आया, बोला सर मेरे पास समय नहीं है, मैं आ नहीं पाऊँगा, आप मुझे नोट्स दे दीजिए अपने इंस्टीट्यूट के। तो मैंने उसको 30 पेज के नोट्स हुआ करते थे, वो 30 पेज के नोट्स दे दिए। वो 30 पेज के नोट्स लेके चला गया। मुझको 1-1.5 महीने बाद वो रास्ते में कहीं मिला। मैंने कहा मैंने बोला कैसा चल रहा है, कितना इंप्रूवमेंट हुआ, कि कुछ इंग्लिश बोल पाए, सीख पाए क्या? अरे बोले सर वो जो आपने नोट्स दिए थे उसमें तो 2 पेज फटे हुए थे, वो 27वां और 28वां। मैंने कहा अरे हाँ, वो वाले पेज तो फटे हुए थे जिससे तुम्हें इंग्लिश सीखनी थी, बाकी के सारे पेज तो मैंने हवा करने के लिए दिए थे, तुम्हें हवा करने के लिए दिए थे। मैं सर मैं ये कहना चाहता हूँ, हम सबकी ज़िंदगी में, हम सबकी ज़िंदगी की 30 पेज की किताब में हर एक की ज़िंदगी में 2 पेज फटे हुए हैं। किसी के बैकग्राउंड के पेज फटे हुए हो सकते हैं, किसी के एजुकेशन के पेज फटे हो सकते हैं, किसी को सपोर्ट नहीं मिली इसके पेज फटे हो गए, कोई गांव का रहने वाला है वो बैकग्राउंड नहीं मिला। हम तमाम पेज, हर एक की ज़िंदगी में 2 पेज फटे हुए हैं। अब नाकामयाब और कामयाब आदमी का अंतर क्या है? नाकामयाब आदमी और कामयाब आदमी में अंतर ये है कि नाकामयाब आदमी सारी जिंदगी उन 2 फटे हुए पेजों का रोने में निकालता है, और कामयाब आदमी बचे हुए 28 पेजों से अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाता है, और उन 2 पेजों की कमी को अगली पीढ़ी तक नहीं पहुंचने देता। इतनी मेहनत करता है कि अगली पीढ़ी को पूरे 30 पेज की किताब मिल जाती है। ये जो हमारा यूथ है, मैं ये कहता हूं ये हमारी ताकत भी है। अब हम इसको ताकत बना लें, हम इसको कमजोरी बना लें, लेकिन मैं देश से पहले, मेरा तो हमेशा ये मानना है, नदीम शाह साहब का एक शेर है, ये जो दुनिया से तुझको इतना गिला है, ये बता तूने दुनिया को क्या दिया है। मैं उस यूथ से पूछता हूं, क्या आपको खुद कामयाब होने के लिए सिस्टम तो मिले हुए हैं, आपको कामयाब होने के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटी हैं, ऑप्शंस हैं, आप एक ऐसे देश में रह रहे हैं जहां आपको हर तरह का अवसर मिलता है। तो मैं यूथ की तरफ मुखातिब होना चाहता हूं। देखिए देश और सरकारें जो करेंगी वो तो डेफिनेटली जो करेंगी, पर मैं ये कहता हूं जिस दिन आपने अपनी जिंदगी की बागडोर अपने हाथ में ले ली, जिस दिन आपने तय कर लिया कि मुझे क्या करना है, उस दिन ये वाली आप खुद अपने आप में ताकत बन जाएंगे, और अगर आप खुद ताकतवर बन गए तो आप देश की ताकत के रूप में उभर के आएंगे। मेरा यूथ से ये कहना है। बिल्कुल, जो कमजोरी है उसको ताकत बनाना, कमजोरी को ताकत बनाइए, मेरा ये मानना है। एक सवाल मेरे मन में और आ रहा है कि जो लोग अपने कैरियर को लेकर, अपने बिजनेस को लेकर, या जो भी उसकी एक अपनी जर्नी में जो भी परेशानियां होती हैं, बहुत लोग ना अपने मन को हार जाते हैं, मतलब अपनी हिम्मत को जो है वो ऐसे हो जाते हैं कि भैया कुछ नहीं बचा। तो उन जो लोग अपनी जीवन को ये समझने लगते हैं कि भाई कुछ भी नहीं है, ऐसे लोगों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? दो बातें। मैंने कहा मेरे आदर्श, मेरे ताऊ जी के बेटे, मेरे बड़े भाई राजीव चौधरी रहे। एक बार मैं गुड़गांव में एक कॉल सेंटर में इंटरव्यू देने गया, 2001-2002 की बात है, 2002 या 2003 की बात है। इंटरव्यू में मैं फेल हो गया। जब मैं फेल हो गया तो मैं घर आया, और घर में ऊपर बैठ के रो रहा था छत पर। तभी भैया आ गए। तो मेरी मम्मी उनकी चाची लगी, तो वो बीबी बोलते थे, उससे आपने ध्यान हो, बीबी बोलते थे। तो उन्होंने मम्मी से कहा बीबी अमर कहाँ है? तो मम्मी बोली कि पता नहीं, ऊपर है बेटा, वो तो रो रहा है बहुत देर से। भैया ने पूछा क्यों? बोले उसका इंटरव्यू बिगड़ गया, क्या इंटरव्यू देने गया तो उसमें फेल हो गया तो वो रो रहा है। तो राजीव भाई ऊपर आए, और उन्होंने आकर मुझसे नहीं कहा कि मेरे पास बैठकर वो रोने लगे ऐसे करके। अच्छा। मैंने सोचा भैया को क्या हो गया? मैंने कहा आपको क्या हुआ, आप क्यों रो रहे हैं? बोले यार बीबी बता रही थी कि तेरा इंटरव्यू बिगड़ गया, तो मुझे लगा तू रो रो के ठीक कर रहा है तो मैं भी करवा दूं। तो उस दिन मुझसे उन्होंने एक बात कही थी कि जितना टाइम तू इस पिछले इंटरव्यू के रोने में लगा रहा है, इतना टाइम अगर अगले इंटरव्यू की तैयारी में लगा दे तो तुझे जिंदगी में दोबारा नहीं रोना पड़ेगा। दिक्कत ये है सर, हमने अपने आलस्य को, अपनी लापरवाही को डर का नाम दिया हुआ है। गोपाल दास नीरज साहब का एक शेर मुझे बहुत पसंद है, उनकी 4 लाइन बहुत पसंद है कि छुप छुप अश्रु बहाने वालों, जीवन व्यर्थ गंवाने वालों, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है। एक चीज हमेशा याद रखिएगा, मैं 2 बातें कहना चाहता हूं इस आपके सवाल पे राकेश सर। 2 बातें दोस्तों हमेशा याद रखिएगा। अगर आप फेल हैं, अगर आप सच में फेल हैं, तो अपने आप पे गर्व करिए, खुशियां मनाइए। मैं ये कहता हूं कि इस दुनिया में ऐसा व्यक्ति पैदा नहीं हुआ जो सच में फेल हो, ध्यान देना मेरे वर्ड पे ध्यान, जो सच में फेल हो
और वो फेलियर ही मर जाए। आज तक ऐसा पैदा नहीं हुआ जो सच में फेल हुआ होगा, वो अंत होने से पहले पहले कामयाब जरूर होगा। और जो खुद को फेल हुआ कहते हुए घूमते हैं, बेसिकली मैं कहता हूं नाकामयाब में और निठल्ले में जमीन आसमान का अंतर होता है। वो निठल्ले हैं एक्चुअली जो अपने आप को कहते हैं मैं फेल हो गया। मैं उदाहरण लेके बताता हूं आपको, आप समझिए। आज तक मुझे बताओ, आज तक सचिन तेंदुलकर 10वीं में फेल हुआ, जिंदगी में कामयाब हुआ? आप मुझे एक व्यक्ति बताइएगा, एक व्यक्ति बताइए जो सच में फेल हुआ हो। आपके आसपास आपके मामा जी का लड़का, चाचा जी का लड़का, बुआ जी का लड़का, आपके स्कूल में, कॉलेज में, आपके गांव में ऐसा बच्चा होगा जो एक बार यूपी कांस्टेबल में फेल हो गया हो, बाद में सब इंस्पेक्टर में आ गया होगा। हमने ऐसे लोग देख, लेकिन वो सच में फेल हुआ था एक्चुअली। दरअसल जो अपने आप को फेल होने का तमगा लेके घूम रहे हैं वो फेल ही नहीं हुए। मेरा एक टॉपिक है, मैं हमेशा कहता हूं फेलियर तो कमानी पड़ती है, असफलता तो कमानी पड़ती है। मैं लोगों से एक सवाल पूछता हूं ट्रेनिंग में, असफलता से तो सफलता का रास्ता। मैं कहता हूं क्या आप सच में असफल हुए भी हैं, झूठ बोल रहे हैं? मेरा उदाहरण समझिए, मैं कहना चाह रहा हूं। मैं सेशन में ना एक लाइन बोलता हूं कि आप में से कितने लोग पीएचडी में फेल हुए हैं? तो कोई भी हाथ नहीं उठाता, क्योंकि वो पीएचडी वाले होते ही नहीं। तो मैं कहता हूं बधाई हो भाई, आप तो सब पीएचडी करे हुए हैं। अरे बोले नहीं सर, हमने तो की नहीं है। तो मैंने कहा अभी तो कहा था कि हम फेल नहीं, आप फेल नहीं हुए। अरे बोले सर हमने तो एग्जाम ही नहीं दिया, हमने तो पीएचडी करी ही नहीं है। तो मैं उनसे कहता हूं इसका मतलब फेल कहलाने का हक भी उसको है जिसने वो कोशिश की है। आप अपने आसपास कोई व्यक्ति ढूंढ के बता दीजिएगा जो एक चीज में, दो चीज में, तीन चीज में फेल हुआ हो और जिंदगी में बाद में पास ना हुआ। अमिताभ बच्चन रेडियो जॉकी के इंटरव्यू में गए थे, फेल हो गए, सुपरस्टार बन गए। बिल्कुल सही बात है। आप तमाम हमारे अब्दुल कलाम साहब, हमारे कलाम साहब जब वो एयरफोर्स के एग्जाम में गए तो फेल हो गए, पर फिर वो भारत के सबसे बड़े वो सच में फेल हुए थे बेसिकली। वो तो उसमें हरिद्वार में आत्महत्या करने का सोच रहे थे, तो महात्मा वहां अन्ना हजारे साहब, अन्ना हजारे साहब ने खुद ने कहा है कि मैं ये कहना चाह रहा हूं आप मुझे व्यक्ति तो ढूंढ के लाइए जो फेल हुआ हो और बाद में कामयाब ना हुआ हो। और जो कहता है कि मैं फेल हो गया, बेसिकली वो निठल्ला था, वो कर कुछ नहीं रहा था। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं पहले जब भी आप असफल हो, एक चीज याद रखना आज के बाद मेरी बात, जब आप सच में, ये उनको बता रहा हूं जो सच में फेल होते हैं, उनसे एक बात कहना चाहता हूं। एक बात बताइए, जब कोई काम आपके मन के मुताबिक नहीं होता तो आप क्या बोलते हैं? मुझ पर पानी फिर गया या मेरी उम्मीदों पे पानी फिर गया? क्या बोला जाता है? सेंटेंस क्या है? मुझ पे पानी फिरा या मेरी उम्मीदों पे पानी फिरा? जब आपका निशाना चूक जाता है तो आप क्या बोलते हैं? मैं चूक गया या निशाना चूक गया? निशाना। आपने खुद को टप्पा नहीं मारा कि मैं चूक गया, आपने क्या कहा? निशाना चूक गया, मेरी उम्मीदों पे पानी फिर गया। तो जब आज के बाद कभी आप फेल हो तो अपने आप से कहिएगा मेरा ये वाला प्रयास फेल हो गया। जब आप ये बोलेंगे मेरा ये वाला प्रयास फेल हो गया, तो आप खुद को फेल और नहीं समझेंगे, भाई मैं नहीं हुआ हूं फेल, सही बात। मेरा ये वाला प्रयास फेल हुआ, इसको ऐसे समझ लिए मेरी ये वाली बॉल पे विकेट नहीं मिली, तो इसका मतलब अगली पे तो मिलेगी। लेकिन अगर मैं ये खुद ही कह दूं कि मैं तो फेल बॉलर हूं, मैं तो विकेट ले ही नहीं, उसका मतलब है मैं विकेट ले ही नहीं पाऊंगा। आज के बाद जब जब फेल हो तो कहिएगा मेरा प्रयास असफल हुआ, भाई मैं असफल नहीं हुआ, मैं तो कामयाबी होऊंगा। और मैं लिख के दे सकता हूं, अगर आप सच में फेल हो रहे हैं तो लिख के गारंटी पेपर पे दे सकता हूं कि आप कामयाब होंगे अगले 2 साल में, 4 साल में, 10 साल में। पर दुनिया की ताकत आपको कामयाब होने से नहीं रोक सकती। और जो खुद को कहते हैं मैं फेल हो गया, बेसिकली वो निठल्ले हैं, वो झूठ बोल रहे हैं आपसे। आप अन्ना जी का जिक्र कर रहे थे, तो अन्ना जी के साथ मुझे कई बार रहने का सौभाग्य मिला है और मेरे साथ कई दिन वो रहे भी। तो वो एक चर्चा आप वाली जो बता रहे थे, बोले कि मैं आत्महत्या करने जा रहा था जी। और आत्महत्या करते करते ही मेरे मन में ये विचार आया कि भाई जब मैं आत्महत्या करने जा रहा हूं तो मेरा जीवन तो समाप्त है। अब जब ये विचार मेरे मन में आ ही गया तो मेरा जीवन तो समाप्त हो गया, तो क्यों ना मैं इस जीवन को समाप्त होने के बाद इसको राष्ट्र और देश के लिए लगा समर्पित कर दें। अब जो मिलेगा वो बोनस होगा। हाँ, तो मतलब उनके मन में कितना बड़ा विचार आया कि भाई मैं तो मर चुका, अब ये जो जीवन है अगर मैं इसका कुछ यूटिलाइज कर लूं, उसका मुझे कोई गम नहीं, कोई मुझे खुशी नहीं, कोई कुछ नहीं, जो हो जाए बढ़िया बढ़िया है। उन्होंने जो है देश और दुनिया में हिस्ट्री क्रिएट कर दी। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बड़ी चीज। तो असफलता बेसिकली, अगर सच में आपको असफलता मिल रही है दोस्तों, यकीन जानिए। अच्छा, असफलता को रिजेक्शन भी बोलते हैं और रिजेक्शन को हिंदी में बोलते हैं मत। भाई मत करो, ऐसा ही तो बोलते हैं भाई। ना के लिए दूसरा शब्द क्या है? मत। भाई मत, वहां मत जाना, ये मत करना, तुम कामयाब मत हो जाना या मत हो जाओगे, ऐसा ऐसा। तो कभी आपने गौर किया? आपको बधाई हो, अगर आपकी जिंदगी में मत आ रहा है तो बधाई हो। लोग बोलते हैं बधाई कैसे? अब जरा गौर करना, दुनिया में जितने भी कामयाबी वाले शब्द हैं वो कौन से हैं? लॉटरी किससे खुलती है?
किस्मत। पैसा अचानक कैसे मिलता है? किस्मत से। तो किस्मत इसमें क्या लगा हुआ है? मत। लड़ाइयां कैसे जीती जाती हैं, युद्ध कैसे जीते जाते हैं, कामयाबी कैसे हिम्मत, इसमें क्या लगा हुआ है? मत। सरकारें कैसे बनती हैं? बहुमत। तो किस मत, हिम्मत, बहुमत। और अगर आपकी जिंदगी में भी मत आ रहा है, नेगेटिविटी आ रही है, रिजेक्शन आ रहा है, तो बधाई हो, आपकी बहुत जल्दी सरकार बनने वाली है, किस्मत खुलने वाली है, आपकी हिम्मत काम आने वाली है। उस मत को बस आपको क्या करना है? उस मत से घबराना नहीं है। मैं कहता हूं जब आप उस रिजेक्शन को यानी उस मत को किस करना शुरू कर देते हैं, गले लगाना शुरू कर देते हैं, तब आपकी किस्मत बदल जाती है और आपकी हिम्मत की वजह से आपको कामयाबी मिल जाती है। उस मत से भागिएगा मत। अमर चौधरी जी, आपसे बात करने का दिल तो ये कर रहा है कि भी करते ही जाएं, लेकिन अब समय का अभाव है और हमें ये बात यहीं रोकनी होगी। आप को जब मैं देखता हूं तो मुझे यही होता है कि मैं आपसे बात ही करता रहूं। जी बहुत ये एक आपके अंदर खूबी है। तो दोस्तों, अभी हम बात कर रहे थे मोटिवेशनल स्पीकर अमर चौधरी जी से, और आपने विभिन्न मुद्दों पर अपनी राय रखी, और हमारी भी कोशिश ये रही कि हम अपने दर्शकों को ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें अमर चौधरी जी के थ्रू समझा सकें, बता सकें, जिससे कि वो अपने जीवन में उस चीज़ का लाभ ले सकें और अपने मार्गदर्शन को आगे ले जा सकें और एक हिम्मत के साथ, एक जुनून के साथ अपने जीवन को कामयाब बनाने में वो लगाएं। तो दोस्तों, एक रिक्वेस्ट और आपसे रह गई कि आप हमारे चैनल के बारे में क्या कहना चाहेंगे? रेपुटेशन मीडिया, जैसे ही आपने चैनल का नाम लिया, एक तो मुझे सबसे अच्छी बात लगी कि मीडिया की रेपुटेशन बढ़ाने वाला चैनल है आपका, जो इस समय बहुत ज़्यादा जिसकी ज़रूरत भी है। दूसरा, आपका गुफ्तगू करने का अंदाज, आपका बातें करने का, आपका जो मुझे सवाल पूछने का सबसे अच्छा अंदाज लगा वो ये लगा कि कोई स्क्रिप्टेड सवाल या कोई बुकिश सवाल नहीं थे। मैं अक्सर सवाल देखता हूँ तो ऐसा लगता है कि ये तो कहीं किताब में जो एग्जाम में जिस तरह के सवाल नहीं आते हैं कि, तो उस तरह के, ये बातचीत थी एक्चुअली। ये एक गुफ्तगू थी, जैसी गुफ्तगू दो भाइयों में होती है, जैसे गुफ्तगू दो लोगों में होती है, जो बात। तो बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। मैं रेपुटेशन मीडिया का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, और आपका धन्यवाद करते हुए बिल्कुल एक बात कहते हुए मैं इस बात को, आज के सेशन को, मैं भी अपनी बात को आज ही आप ही समाप्त कर दीजिए। हाँ, मैं ही समाप्त करता हूँ। राकेश सर का बहुत बहुत शुक्रिया, रेपुटेशन मीडिया का बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम सुनने वालों से एक बात कहना चाहता हूँ, चाहे वो यूथ हो, युवा हो, प्रोफेशनल्स हो, लेट इट बी एनीवन। राहत इंदौरी साहब के एक शेर के साथ मैं हमेशा अपना सेशन खत्म करता हूँ, कहीं भी मैं सेशन लेता हूँ, क्योंकि मैं ये मानता हूँ, मैंने पहले ही कहा था, खुद से अनजान तो हो सकता है मगर लाचार हो नहीं सकता, और जिसे उसने बनाया हो वो बेकार हो नहीं सकता। तो अपनी ताकत पहचानी। और राहत इंदौरी साहब का एक शेर कि ना हम सफ़र ना किसी हम नशी से निकलेगा, हमारे पैर का कांटा हम ही से निकलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए साहब, बहुत बहुत अच्छे। तो दोस्तों नमस्कार, आप देखते रहे रेपुटेशन मीडिया, और हम हैं आपके दोस्त राकेश पवार। नमस्कार। नमस्कार जी।